सीएम धामी का बड़ा फैसला, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान की बड़ी अवधि। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत, 17 कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क खत्म, सीएम ने पीएम और वित्त मंत्री का जताया आभार। उत्तराखंड कांग्रेस का बड़ा ऐलान, 16 फरवरी को होगा राज्यपाल आवास का घेराव, धामी के खिलाफ हल्ला बोल। राजधानी में कानून व्यवस्था पर सवाल, वारदात के बाद आरोपी फरार, मच्छी बाजार इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। विकसित भारत 2047 का मजबूत आधार, नानकामता जिले समेत कैबिनेट मंत्री ने गिनाई योजना की खूबियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी अभियान यानी कि जन जन के सरकार जन जन के द्वार की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। बता दें, अब यह अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में 20 फरवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। पहले इस अभियान की समय सीमा 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित थी, लेकिन जनता के भारी रिस्पांस और अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसे आगे बढ़ाया गया है। वहीं प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक इस अभियान के माध्यम से 4 लाख से अधिक लोगों को सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल चुका है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्याओं का समाधान उनके घर के पास ही करना है। इस अवधि विस्तार से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक अपनी समस्याओं का पंजीकरण या समाधान नहीं कर पाए थे। 9वीं बार लगातार देश का आम बजट प्रस्तुत किया। मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और 2026-27 का ये बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए 9वीं बार के ऐतिहासिक बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार प्रकट किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 का लोक कल्याण का सशक्त संकल्प है। सीएम धामी ने बजट की बारीकियों पर चर्चा करते हुए कहा कि इसमें इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए बजट में सत्ता, विकास और योजनाएं शामिल हैं। वहीं विशेष रूप से पर्वतीय ट्रांस यानी कि माउंटेन ट्रेल्स के विकास से राज्य में पर्यटन के लिए नए अवसर खुलेंगे। फरवरी को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारे आंशुवानिक संगठन है उनकी बैठक थी, गढ़वाल मंडल के जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक थी। इसमें हमने अपने साथियों से आग्रह किया है कि उन
बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी दीपक का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा है। बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दीपक को भारत का हीरो बताते हुए उनके साहस की सराहना की और पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े होने का वादा किया। बता दें, राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस इसे सच की लड़ाई बता रही है। इसके साथ ही बीजेपी और दक्षिणी पंथी संगठनों ने इसे खासी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर कोटद्वार के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने फर्जी करार दिया है। भाजपा जगह जगह उन पे आज जिस तरह भ्रष्टाचार में डूब गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे लोगों को भटकाने के लिए वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रही है। कोटद्वार में इतना भाईचारा है, मैं आज आपको बता रहा हूं, कोटद्वार के इतना भाईचारा है। कोटद्वार में 5 साल भाजपा से विधायक रहा हूं। मेरे पे मुस्लिम बहनें आती थी, उनकी भी मैं उतनी मदद करता था जितनी हिंदू बहनों की मदद करता था। बेटियों की फीस, मैंने मुस्लिम बेटियों की फीस जमा करी। और कोटद्वार में मैं आज आप बता दूं, 80% मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को घरवाली आती है। राजधानी के दिल कहे जाने वाले कोतवाली क्षेत्र के मच्छी बाजार इलाके में आज एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक 23 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से पूरे व्यापारिक क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। बता दें, जानकारी के अनुसार युवती जब अपने घर से बाहर निकली थी तब एक युवक उससे बातचीत करने लगा। इसी दौरान अचानक युवक ने आओ देखा ना ताओ देखा, पास रखे धारदार हथियार से युवती की गर्दन पर वार कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया और साथ ही सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लगातार इस मामले पर जांच जारी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज नानकामता में आयोजित जिला सम्मेलन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की नई बीबीजी रामजी योजना का जमकर बखान किया है। बता दें, मंत्री ने इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी बताते हुए इसकी तुलना मनरेगा से की और कहा कि ये योजना मनरेगा से भी अधिक प्रभावी और बेहतर साबित होगी। रोजगार जो भारत सरकार दे रही है, यदि उसमें कोई विलंब जी राम जी का जो योजना है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को एक नए स्वरूप में और एक नई व्यवस्था में और एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, एक ग्रामीण जो है गरीब ग्रामीण कैसे सशक्त हो सके, उसे किस प्रकार से रोजगार परक गारंटी उसे प्राप्त हो सके, प्लस यदि उसे 125 दिनों का रोजगार जो भारत सरकार दे रही है, यदि उसमें कोई विलंब हो जाए तो उसका बेरोजगारी भत्ता उसे मिले। जी रुक करते अगली खबर की ओर। जीएसटी दरों में कमी के कारण परिवहन विभाग को राजस्व और नुकसान हो रहा है। बता दें, विभाग के अनुसार वाहनों की कीमतों में गिरावट के कारण टैक्स स्लैब बदले हैं, जिससे करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इधर संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि जीएसटी स्लैब में कमी का सीधा असर वाहन पंजीकरण से मिलने वाले टैक्स पर पड़ा है। वहीं करीब 2.5 महीने की अवधि में लगभग 7 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान हुआ है, जो विभाग के कुल टैक्स टारगेट का करीब 2.5% है। वहीं राजस्व में आई इस कमी की भरपाई के लिए परिवहन विभाग द्वारा बकाया वसूली पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत हर महीने औसतन करीब 6.5 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। साथ ही आरसीटी और नोटिस भी जारी किया गया है। विभाग का लक्ष्य है कि वह राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए बकाया वसूली पर और अधिक जोर दे।
भारत सरकार द्वारा जो जीएसटी में कटौती की गई है स्लैब, उससे क्या हुआ कि हमारे जितने भी व्हीकल्स बिके हैं उनकी स्लैब चेंज हो गई। जैसे अगर कोई गाड़ी 10.5 लाख की थी तो वो 10 लाख से नीचे आ गई, तो हमारे टैक्स का जो स्लैब्स होता है वो चेंज हो गया। जब हमने इसका पूरा जो आकलन किया, इवैल्यूएशन के बाद ये देखा, पूरे 2.5 महीने में हमें लगभग 7 करोड़ का टैक्स में नुकसान हुआ है, जो हमारे जो टारगेट होता है टैक्स का लगभग उसका 2.5% है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम जो एरियर, जो हमारा जो बकाया वसूली होती है, उस पर हमारे एआरटी प्रशासन द्वारा अच्छी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में प्रदेश के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार के कपड़ों की दुकान का नाम बाबा रखे जाने के कारण हिंदू संगठनों द्वारा विरोध किया गया है। यह मामला सड़कों पर तनावपूर्ण माहौल के रूप में बदल गया है। इस प्रकरण के बाद कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़ा करते दिखाई दे रही है। वहीं इस विषय में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लेगा कुछ लोग अपनी छोटी और हल्की राजनीति के चलते इस तरह की हरकतें करते हैं और उन लोगों को, वो ब्लैक शिप्स को सरकार और प्रशासन चिन्हित करता है और हमारा प्रशासन सक्षम है तमाम मामलों को काउंटर करने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह की कुछ घटनाएं ये हुई हैं, ये दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी और इसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन अपने ऊपर लेगा और उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का विषय है। किसी कीमत पर ये उत्तराखंड की मजबूत सरकार है, किसी के साथ अन्याय। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित इस जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इधर कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 81 से अधिक शिकायतें व समस्याएं दर्ज की गई, जिसमें से 28 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं जन सुनवाई के दौरान भूमि पैमाइश, नाला निकासी, जल भराव, गंदगी जैसे अन्य जन सरोकार से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह मना रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में एक विशाल विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिद्ध मनोकामना मंदिर के समीप आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा और वहीं काशीपुर से पहुंचे मुख्य अतिथि आचार्य कार्तिक वल्लभ मानोदय और महिला वक्ता माधवी सिंगल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को अपने धर्म के प्रति जागरूक करना और संगठित रहने का संदेश देना था। संगठित हों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं इस हिंदू सम्मेलन में, जिन्होंने अथक प्रयास के बाद शिवाजी बस्ती जसपुर में यह कार्यक्रम किया, इसके पीछे का उद्देश्य यह है हिंसया दूयते, हिंसा से हम दूर रहें और हिंदू ने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक, कन्याकुमारी तक, ये सारा भारतवर्ष वैदिक सनातन हिंदू परंपरा में जब हम देखते हैं अपने वेदों को, अपने उपनिषदों को, अपने शास्त्रों को, तो हिंदू संस्कृति अर्वाचीन है, प्राचीन है। स्वयंसेवक संघ की 24वीं शताब्दी पर देश में विभिन्न जगह पर विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और ये इसका इस समय तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की
रुक करते अगली खबर की ओर। कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर उपजा विवाद अब पुलिस कार्रवाई और सियासी बयानबाजी तक पहुंच गया है। बता दें, इस मामले में कोटद्वार पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश को इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं कोटद्वार में दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने अब सख्ती दिखाई है। दुकानदार वकील अहमद की शिकायत पर 2 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आरोप है कि कुछ युवकों ने दुकान का नाम बदलने की धमकी दी है। वहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने और हंगामा करने के आरोप में भी 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर सोशल मीडिया पे चल रही भड़काऊ बयानबाजी को लेकर भी पुलिस ने लोगों को कड़ी हिदायत दी है। मीडिया पर कुछ लोग भ्रामक तथ्य और प्रसारित कर रहे हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और अब हम लोग सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग गलत तथ्यों को करेंगे और जिससे खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के पिनानी जबरौली के बीच चंदौली स्टेडियम में आज तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। बता दी, मौका है कि महादेव क्रिकेट टूर्नामेंट का है। वहां ज्येष्ठ प्रमुख राजपाल विष्ट और स्थानीय ग्रामीण प्रधानों की मौजूदगी में पहली बार इस ऐतिहासिक गांव में क्रिकेट का बल्ला घूमा है। वहीं युवाओं में जोश है और मातृशक्ति भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैदान में डटी है। लेकिन इस टूर्नामेंट की चमक के पीछे गांव की बदहाली का अंधेरा भी साफ देखने को मिल रहा है। वहीं पिलानी गांव, जहां उत्तराखंड के दिग्गज नेता रमेश निशांक ने जन्म लिया है, वहीं विडंबना देखिए, जिस गांव ने प्रदेश को मुख्यमंत्री और केंद्र को मंत्री दिया, वह गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से बाहर है। आज तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र गुरदौर से पट्टी के अंदर चंदौली स्टेडियम में ये मैच का शुभारंभ हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से हमें 7 साल से ऊपर हो गई। यहाँ अभी तक कोई ऐसे किस्म का आयोजन नहीं हुआ है। तो ये जो स्टेडियम आयोजन हो रहा है, प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, ये हमारे जो महादेव जी हैं उनके नाम से इसको दिया गया है देश को, ये महादेव टूर्नामेंट। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी ग्राम सभा पिनानी में आज मैच हो रहा है और हमें हमारे बच्चों का ये बहुत बड़ा। रुक करते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर काली मंदिर और 7 मोड़ के बीच देहरादून से ऋषिकेश की ओर आ रहे एक ट्रक ने आगे चल रही स्कूटी को टक्कर मार दी। बता दें, घटना में स्कूटी के परचक्के उड़ गए और स्कूटी सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की जांच के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया। बता दें, पुलिस ने मृत का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल का इलाज फिलहाल जारी है और साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर रही है। अब खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट अंतर्गत मरचूला बेरखाल मोटर मार्ग पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम न होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। बता दें, संभावित स्थान पर पेटा फीट और कैश बैरियर न लगाए जाने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ स्थानों पर पेटा फीट और कैश बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन जिन स्थानों को पहले से ही दुर्घटना संभावित स्थान है। मरचूला के पास एक घटना हुई थी, विभाग द्वारा उसके बाद यहाँ पे डिवाइडर सेट और पिलर का कार्य किया गया था, लेकिन उन जगहों पे किया नहीं जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है। ऐसी जगहों पे करा जहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे कार्य हो सकता है और यहाँ पे सामने ही कोई घटना हो सकती है और बड़ी जनहानि हो सकती है। विभाग द्वारा हमें ये बोल रहे हैं, विभाग
ठीक है, हम लगाएंगे डिवाइडर, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे 28 जनवरी को विकासनगर के खेड़ा पत्थर इलाके में एक घटना हुई। यह फेरी लगाने का काम करने वाले 2 कश्मीरी युवक विकासनगर पहुंचे। इसी दौरान वे एक दुकानदार संजय यादव की दुकान से खाने का सामान लेने गए, जहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ। वहीं विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने दोनों कश्मीरी युवक के साथ मारपीट कर दी। इस घटना में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई। मामला बढ़ने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार संजय यादव को हिरासत में ले लिया और बाद में उसे जेल भेज दिया। इस घटना को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से नाराजगी जताई थी। अब कई हिंदू संगठन दुकानदार के परिवार के समर्थन में सामने आए हैं। कश्मीर के व्यापारियों का दिखाया जा रहा है कि उनको प्रताड़ित किया गया। हमने कल भी वीडियो जारी किया था, हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं 28 तारीख की घटना थी। हमने कल तक कोई किसी को किसी तरह का कोई वो नहीं किया, लेकिन जिस तरह की जानकारी आ रही है कि उनके द्वारा जब पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया, पुलिस ने जो पीड़ित के कहने पे मुकदमा दर्ज किया, उसे अरेस्ट कर लिया, सारी चीजें हो गई। हम आपको दिखाते हैं कि मीडिया जो ये मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, हम मीडिया को मना नहीं कर रहे मीडिया चलाए, लेकिन पर्सनल चैनलों से जिस तरह के ट्रायल चलाए जा रहे, ये है सैयद फैज की आईडी। इस आईडी को अगर आप पढ़ेंगे हम सार्वजनिक कर देंगे। ये बयान दे रहा है, मैं वर्ड आप बीप कर लेना, आंख वो मतलब उस महिला के लिए बोल रहा है, यादव साहब की पत्नी के लिए बोल रहा है कि आंख तो छोड़िए, उसे देखकर कुछ भी। देहरादून जिले में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम और समय पर जांच के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बता दें, विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बड़े अस्पतालों तक जांच और इलाज की एक मजबूत व्यवस्था बनाई है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर समय पर जांच हो तो इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। देखिए, देखिए, जहाँ से सर्वाइकल कैंसर की बात करें, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट ये एक कारण है महिलाओं की मृत्यु का, जो सर्वाइकल कैंसर है। और पहले से ही हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लेवल पे अगर हम बात करें, CHO लेवल पे बात करें, तो हमारा जो है स्क्रीनिंग के जो टूल्स हैं हम उनको उपलब्ध कराए हुए हैं, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग वो कर सके सिम्टोमेटिकली भी, और VI किट भी उनको उपलब्ध कराई गई है ताकि वो उसको स्क्रीन कर सकें। और जो सस्पेक्टेड केसेज हैं उनको हायर एग्जामिनेशन के लिए वो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में उसको रेफर करें। तो ये हमारा पहले से सिस्टम चल रहा है सिम्टोमेटिकली स्क्रीनिंग का, और VI किट के माध्यम से जो स्क्रीनिंग का है वो सिस्टम पहले से चल रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में शिवाजी नगर, मीरानगर और बापूग्राम मनसा देवी के हजारों लोग अपने घर और जमीन बचाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। बता दें, लोग बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एक बड़ी रैली निकाल रहे थे। इस रैली में लगभग 15,000 लोग शामिल हुए और एकता दिखाकर सरकार को अपना संदेश दिया। लोगों ने मांग की कि वन भूमि प्रकरण में डिफॉरेस्ट का प्रस्ताव पास केंद्र सरकार को भेजा गया है और इस इलाके को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। वहीं रैली करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी और 8 किलोमीटर की दूरी तय करके तहसील परिसर पहुंची, जहां SDM को ज्ञापन सौंपा गया। इधर लोगों ने जोर देकर कहा कि वे अपने घर उजड़ने से बचाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। वे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना हक चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस इलाके में सरकार की करोड़ों की योजना पहले से ही लागू है। विकास योजनाओं का हवाला देते हुए लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं और लगातार लगभग हजारों की संख्या में लोग यहां जुटे हैं। लोगों की मांग है कि सरकार से जो उनकी जमीन है वो बचाए जा सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो सम्मान करते हैं। साथ ही उनकी जो जमीन है वो उन्हें लौटाया जाए। साथ ही
बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये बड़ी रैली निकाली गई। आपको बता दें 15,000 लोग इसमें शामिल हुए हैं। वहीं एकता दिखाकर सरकार को वे अपना संदेश दे रहे थे ताकि भूमि प्रकरण में डिफॉरेस्ट का प्रस्ताव पास केंद्र सरकार को भेजा जाए। सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रोजी रोटी और मकान की लड़ाई हुई है और तानाशाही के विरुद्ध भी है, तो एक नई क्रांति का उदय हुआ है। तो ये क्रांति की शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चाहती है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से? मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित है और इसलिए आज कम से कम 25,000 30,000 लोग आज यहाँ पे जमीन पर सड़क पर उतर चुके हैं। क्या मांग हो रही है यहाँ पर? हमारी एक मांग है कि या तो राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, राजस्व ग्राम घोषित किया जाए इसको, और जो इनकी जंगल जमीन है इनको वापस की। उत्तराखंड की सरकार एक बार फिर गर्मा गई है। बता दें कांग्रेस ने धामी सरकार पर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया है। वहीं विकासनगर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया और 16 फरवरी को राजभवन घेराव करने का ऐलान किया। बता दें प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और अपने खनन माफिया पे लगाम है। उन्होंने बताया कि नियमों की खुलेआम अवहेलना हो रही है, लेकिन सरकार देखती रह रही है। कांग्रेस इस ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब यह देखना होगा कि सरकार कांग्रेस के आरोपों का क्या जवाब देती है और राजभवन घेराव के मुद्दे पर आगे क्या होता है। बता दें ये खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने धामी सरकार पर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया और साथ ही कहा कि 16 फरवरी को राजभवन घेराव करने का उन्होंने ऐलान किया। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिसके लिए 16 फरवरी को वे राजभवन का घेराव करेंगे। वार्ता यहाँ आउट की गई है, उसमें बड़ा स्पष्ट है जो सरकार इस राज्य के अंदर है वो सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। हालात बद से बदतर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहा है। ये देवभूमि है, इसमें किसान आत्महत्या करने का काम कर रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और सत्ता में बैठे हुए लोग जब जब चुनाव आता है तब तक जो है इस देश और प्रदेश की संप्रदाय सौहार्द को जो है समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस ने सरकार के जन विरोधी जो निर्णय है उनके खिलाफ 16 फरवरी को जो है देहरादून के अंदर राज्यपाल आवास कूच करने का निर्णय लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।